L51 हिंदी अध्याय 501 तीव्र प्रगति। पेशेवरों की कमान में 3000 से ज्यादा निर्माण मजदूर मिस्टी द्वीप पर उतरने लगे और विभिन्न सामग्रियों को द्वीप पर पहुंचाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करने लगे। कैप्टन हुआन के नेतृत्व में 200 सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। पहला, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दूसरा, तोड़फोड़ रोकने के लिए, और तीसरा, पीछे की नई विकसित भूमि में घुसपैठ करने वाले जिज्ञासु व्यक्तियों को रोकने के लिए। 200 रसद कर्मियों ने मालवाहक जहाजों से उपकरण मिस्टी द्वीप तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया और गोदी से कुछ ही दूरी पर रेतीले इलाके में अस्थायी कर्मचारी शयनगृह स्थापित किए। उन्होंने द्वीप पर रहने वाले 3500 लोगों के जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए एक बिजली घर, रसोई, भोजन कक्ष, स्नानघर और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं भी बनाईं। शुरुआत में लोग 2 क्रूज जहाजों से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल करते थे। जब 4 विशाल डीजल जनरेटर लगाए गए और बिजली की आपूर्ति शुरू की गई, तभी वे बिजली के इस्तेमाल में आत्मनिर्भर हो पाए। गोदी के पीछे न्यूलैंड के पास 10 मीटर गहरा और 100 मीटर चौड़ा एक गोलाकार गड्ढा था, जहां चारों ओर से आने वाले वर्षा जल से एक बड़ी झील बन गई थी। यान फेई द्वारा कई बार सफाई और स्थानांतरण के बाद वह पानी, जो कभी खारा था, पूरी तरह से ताज़ा हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झील का पानी दूषित नहीं था, जिससे ये सभी के लिए पीने और औद्योगिक निर्माण के पानी का स्रोत बन गया। freewebnovel.com जल्द ही सभी के सहयोग से बुनियादी आवास प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए स्टील के पुर्जों से बने अस्थायी आवास बनकर तैयार हो गए। हालांकि चूंकि ये अस्थायी आवास नए बने थे और बहुत ही बुनियादी थे, इसलिए ये अभी रहने लायक नहीं थे। इस दौरान सभी दिन में गोदी में काम करते थे और रात में दोनों क्रूज जहाजों पर आराम करते थे। जैसे जैसे विभिन्न बुनियादी रहने की सुविधाएं धीरे धीरे पूरी होती गईं, रसद कर्मी प्रारंभिक रूप से सभी के सामान्य जीवन को सहारा देने में सक्षम हो गए। लू पिंगपिंग इस बार यान फेई के साथ मिस्टी द्वीप पर यह देखने आई थी कि यह वास्तव में कैसा है और यह हमेशा से यान फेई के मन में क्यों रहा है। जब उसने अद्भुत प्रादेशिक जल देखा तो उसकी गहरी रुचि जागृत हुई। ये जानकर कि पीली रेत का बांध और उसके भीतर की जमीन पूरी तरह से यान फेई ने ही बनाई है, वो उसकी रहस्यमय क्षमताओं से चकित हो गई और मिस्टी द्वीप के निर्माण और विकास में विश्वास से भर गई। लू पिंगपिंग को मिस्टी द्वीप को अच्छी तरह से समझने के लिए उत्सुक देखकर यान फेई ने काम की कमान पेशेवरों को सौंप दी और पूरे मिस्टी द्वीप समुद्री क्षेत्र का दौरा करने में उनके साथ जाने लगे। क्रूज जहाज पर रहते हुए ही लू पिंगपिंग समुद्र में बने अनोखे पीले रेत के बांध को देखकर दंग रह गई थी। हालांकि उन्हें इसकी लहरों के प्रहार को झेलने की क्षमता को लेकर थोड़ी चिंता भी थी, लेकिन बांध पर खड़े होने के बाद उन्होंने इसकी भव्यता और वैभव का अनुभव किया। खासकर जब यान फेई ने बांध के एक हिस्से को खोला और रेत के नीचे छिपे विशाल 4000 टन के स्टील प्रबलित कंक्रीट के पूर्वनिर्मित पुर्जों को प्रकट किया, तब पिंगपिंग ने पीले रेत के बांध के प्रभावशाली स्वरूप को सही मायने में समझा। स्टील प्रबलित कंक्रीट के पूर्वनिर्मित घटक मुख्य आधार के रूप में काम करते हैं और बांध की चौड़ाई 30 मीटर तक पहुंचती है, इसलिए येलो सैंड डैम को धारा के विरुद्ध एक मुख्य आधार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसकी उपस्थिति सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करेगी, जिससे न्यूलैंड और मिस्टी द्वीप पर स्थित इसकी संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यान फेई और लू पिंगपिंग ने अकेले ही येलो सैंड डैम के किनारे किनारे यात्रा की। उन्होंने उसे मिस्टी द्वीप का भूभाग दिखाया और साथ ही न्यूलैंड की बारीकियां भी बताईं। वे बिना किसी जल्दबाजी के यात्रा करते रहे और रास्ते में कई नए बने बेहद खूबसूरत समुद्र तटों से गुजरे। मिस्टी द्वीप पर इतने खूबसूरत समुद्र तटों की खोज के बाद लू पिंगपिंग फिर से बच्चों जैसी खुशी में डूब गई। समुद्र तट पर उछल कूद और हंसी मजाक करने लगी, बिल्कुल बच्चों जैसी खुशी। ये देखकर तस्वीरें लेने का काम संभाल रहे यान फेई हक्के बक्के रह गए। फिर वह सोचने लगे कि कब से उन्होंने लू पिंगपिंग को इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए देखा था। क्या वह उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे थे? उन्होंने पहले से ही यह क्यों नहीं सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है? मिस्टी द्वीप के समुद्र तट पर सूर्यास्त का आनंद लेने के बाद लू पिंगपिंग और यान फेई पीली रेत के बांध के साथ आगे बढ़े। रात होने पर उन्हें एक साधारण गोदाम मिला जहां यान फेई ने सामान छिपा रखा था। उन्हें गोदाम के अंदर 2 तंबू मिले और उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। अगली सुबह वे पीली रेत के बांध के साथ मिस्टी द्वीप के भूभाग का सर्वेक्षण जारी रखने के लिए फिर से निकल पड़े। 4 दिनों की खोजबीन के बाद दोनों ने येलो सैंड डैम की पूरी 68 किलोमीटर की परिधि पैदल तय की और डॉक पर निर्माण स्थल पर लौट आए। इस यात्रा ने लू पिंगपिंग को मिस्टी द्वीप के बारे में एक बिल्कुल नई समझ दी। इसने उसकी पिछली धारणाओं को पूरी तरह से बदल दिया और उसे इस जगह से सच्चा प्यार हो गया,
यहाँ तक कि वह भविष्य में वहाँ काम करने और रहने के बारे में भी कल्पना करने लगी। ड्रीम टेक्नोलॉजी चीन में बहुत सुचारू रूप से विकसित हो रही थी और उससे संबंधित विभागों का ध्यान और समर्थन प्राप्त था। हालांकि चीन ने ड्रीम टेक्नोलॉजी के विकास में सहयोग दिया, लेकिन कंपनी पर कई तरह की बाधाएं और प्रबंधन भी थोपे गए। ड्रीम टेक्नोलॉजी को औद्योगिक भूमि खरीदते समय अत्यधिक कीमतों का जोखिम उठाना पड़ा और कभी कभी कार्यालय विभागों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। हर बार जब ऐसी परिस्थितियां आती थीं, तो यान फेई और लू पिनपिन को बहुत निराशा होती थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, उन्हें किसी और की छत के नीचे सिर झुकाना पड़ा और दोनों के पास इससे बेहतर कोई उपाय नहीं था। हालांकि यह मिस्टी द्वीप है, यहाँ सब कुछ कानूनी तौर पर पूरी तरह से यान फेई के निजी स्वामित्व में है। यान फेई और लू पिनपिन को बस ड्रीम टेक्नोलॉजी का ध्यान यहाँ केंद्रित करना है और फिर वे अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। यही तो हर किसी के सपनों में सच्ची आज़ादी दिखती है। यही वह अंतिम लक्ष्य भी है जिसके बारे में यान फेई हमेशा से मिस्टी द्वीप के समुचित विकास के लिए सोचते रहे हैं, ताकि इस जगह को ड्रीम टेक्नोलॉजी का नया मुख्यालय बनाया जा सके। चक्कर लगाने के बाद लू पिनपिन बहुत संतुष्ट था, लेकिन थोड़ी निराशा भी थी। वह थी मिस्टी द्वीप के ऊपर आसमान में लगातार छाए घनी सफेद धुंध और उसके नीचे बस समुद्र का पानी और पीली रेत या काली चट्टानें, जीवन का नामोनिशान तक नहीं। आसमान में न तो कोई जानवर था, न ही कोई पक्षी, न कोई पौधे, न जंगल, न फूल, और न ही समुद्र में आमतौर पर दिखाई देने वाली मछलियां। यहां लंबे समय तक रहने से निश्चित रूप से गहरा अकेलापन होगा। जिस समय यान फेई लू पिनपिन के साथ मिस्टी द्वीप की नई जमीन का निरीक्षण करने गए थे, उसी दौरान बाहर बंदरगाह का निर्माण कार्य चल रहा था और विशेषज्ञ जोर शोर से उसका निर्देशन कर रहे थे। सबके प्रयासों से बंदरगाह तेजी से आकार ले रहा था। सिर्फ 4 दिनों में ही ये बंदरगाह जैसा दिखने लगा था। बंदरगाह सुविधाओं के निर्माण के अलावा कुछ ही दूरी पर एक छोटा ताप विद्युत केंद्र भी बनाया जा रहा था। गोदी निर्माण और लोगों की आजीविका के लिए आवश्यक बिजली कई डीजल जनरेटरों से आपूर्ति की जा रही थी और फिलहाल बिजली की कोई कमी नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे गोदी परियोजना का निर्माण कार्य बढ़ता गया और श्रमिकों की संख्या बढ़ती गई, बिजली की मांग भी बढ़ती गई। अंततः उन डीजल जनरेटरों से उत्पन्न बिजली अपर्याप्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप भारी कमी हो गई। इस दीर्घकालिक समस्या के समाधान के लिए यान फेई ने यहां एक ताप विद्युत संयंत्र बनाने का निर्णय लिया। मूल रूप से यान फेई की पिछली योजना के अनुसार मिस्टी द्वीप को एक सुंदर पारिस्थितिक द्वीप के रूप में विकसित किया जाना था और इसमें अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्यमों की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। ऐसे ताप विद्युत संयंत्र की तो बात ही छोड़ दे जो पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित करते हों। लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ अलग थी, क्योंकि एक पारिस्थितिक द्वीप के संचालन को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती। चूंकि यान फेई अभी तक बिजली की समस्या का समाधान नहीं कर पाया था और हमेशा के लिए डीजल जनरेटर पर निर्भर नहीं रह सकता था, इसलिए उसे मिस्टी द्वीप पर विभिन्न निर्माण कार्यों और श्रमिकों की जरूरतों को अस्थायी रूप से पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए थर्मल पावर प्लांट का उपयोग करना पड़ा। हालांकि जैसे ही यान फेई को बिजली की समस्या का समाधान मिल जाता, थर्मल पावर प्लांट को तुरंत ध्वस्त कर दिया जाता और मिस्टी द्वीप फिर से अपने साफ नीले आसमान और सफेद बादलों में लौट आता। इस दौरान यान फेई ने ड्रोन का उपयोग करके रात में खुद को चीन वापस ले जाने का अवसर भी लिया, ताकि उस गुप्त गोदाम में जमा विभिन्न सामग्रियों को मिस्टी द्वीप समुद्री क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मिस्टी द्वीप के महान निर्माण में आपूर्ति की कमी न हो। यहाँ के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए बहुत सारी महंगी बड़ी मशीनों और उपकरणों की आवश्यकता थी, और जब लू पिनपिन पहले ये उपकरण खरीद रही थी, तो उन्होंने प्रत्येक प्रकार का केवल एक ही खरीदा था। हालांकि अच्छी खासी कीमत चुकाने के बाद ऑक्सिलरी ब्रेन ने उनकी निर्माण प्रक्रिया हासिल कर ली और इन प्रक्रियाओं को और बेहतर और परिष्कृत किया, जिससे उन्हें बनाने की क्षमता हासिल हुई। इसलिए जब निर्माण श्रमिक मिस्टी द्वीप पर पहुंचे, तो यान फेई ने उन्नत निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करके एकत्रित कच्चे माल से अपने स्वयं के छोटे उत्पादन केंद्र में और भी उन्नत उपकरण तैयार किए। इससे न केवल बंदरगाह के निर्माण में तेजी आई, बल्कि काफी धन की बचत भी हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे दूसरों को लू पिनपिन द्वारा खरीदी गई मात्रा के आधार पर इन उपकरणों के असली उद्देश्य का अनुमान लगाने से रोका जा सका। इस समय मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप ने अपना अपार महत्व प्रदर्शित किया। इसकी मदद से यान फेई अधिकांश उपकरण स्वयं बना सकता था, जिससे न केवल आपूर्ति में रुकावट का खतरा टल गया, बल्कि धन की भारी बर्बादी भी रुक गई।
ड्रीम टेक्नोलॉजी भले ही लाभदायक थी, लेकिन पैसा छापने का कारखाना नहीं थी और मिस्टी आइलैंड के निर्माण में असीमित धन नहीं लगा सकती थी। इसलिए जहां तक संभव हो धन की बचत करना आवश्यक था। मिनी उत्पादन कार्यशाला के विशाल मूल्य को देखते हुए यान फेई ने एक नई धन निर्माण योजना तैयार करना भी शुरू कर दिया, अर्थात जब मिनी उत्पादन कार्यशाला द्वारा उत्पादित उत्पाद निर्माण आवश्यकताओं को पूरा कर लेते तो वह बिक्री के लिए कुछ अतिरिक्त बुनियादी उपकरण बनाने पर विचार करता। दुर्भाग्य से निर्माण प्रक्रिया भी उच्च तकनीक के अंतर्गत आती है, जिसे समय के साथ संचित करने की आवश्यकता होती है। कुछ निर्माण प्रक्रियाएं इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दी गई हैं और सहायक मस्तिष्क को बस उन्हें डाउनलोड करके उन्हें और परिष्कृत और अनुकूलित करके इन उत्पादों की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालांकि ये उत्पाद आमतौर पर बहुत निम्न स्तरीय या यहाँ तक कि अप्रचलित होते हैं और इनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता। अधिक उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाएं दूसरों के व्यावसायिक रहस्य हैं और इंटरनेट पर सार्वजनिक नहीं की जाती। इन्हें प्राप्त करने के लिए सहायक मस्तिष्क द्वारा स्वयं तकनीकी विश्लेषण करवाने के अलावा इन्हें खरीदना ही एकमात्र विकल्प है। ये ऐसे उत्पाद हैं जो बाजार में खूब बिकते हैं और इनका उत्पादन मूल्य बहुत ऊंचा होता है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्माण प्रक्रियाओं के अलावा ऑक्सिलरी ब्रेन ने जिन निर्माण प्रक्रियाओं को हासिल किया है उनमें बड़ी मशीनों के लिए उत्पादन तकनीकें भी शामिल हैं, जिन्हें खरीदकर प्राप्त किया गया था। निर्माण प्रक्रिया और कच्चे माल के साथ मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप इनका उत्पादन कर सकती है। ये ध्यान देने योग्य है कि ये बड़े उपकरण मूलतः निर्माण मशीनरी हैं, जो बड़ी और अपरिष्कृत श्रेणी में आती हैं, जिनमें बहुत अधिक सबसिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होते हैं, इसलिए मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप इनका उत्पादन कर सकती हैं। एक बार जब कई सबसिस्टम या उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों वाले उपकरण मिल जाते हैं तो मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप उनका उत्पादन नहीं कर पाती, क्योंकि ऑक्सिलरी ब्रेन के पास सबसिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए निर्माण प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। मिस्टी द्वीप का निर्माण चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। यान फेई के साथ लू पिनपिन ने वहां बहुत ही सुखद समय बिताया। हालांकि 10 दिन बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा। ड्रीम टेक्नोलॉजी के कई मामलों के कारण उन्हें समग्र स्थिति की देखरेख के लिए वापस लौटना पड़ा। हालांकि अनिच्छुक लू पिनपिन के पास प्रस्थान करने वाले बेड़े में सवार होकर मिस्टी द्वीप छोड़कर शंघाई चीन वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिस्टी द्वीप की वास्तविक स्थिति का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के बाद लू पिनपिन उत्साह से भर गईं। उन्होंने और अधिक निर्माण कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी और अधिक पुराने जहाज खरीदने शुरू कर दिए और विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जुटानी शुरू कर दी। उन्होंने मिस्टी द्वीप की बेहतर सेवा और निर्माण के लिए हर संभव प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरी तरह से खरीदारी में जुट गईं। यान फेई ने लू पिनपिन के साथ जाने का फैसला नहीं किया, बल्कि बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के निर्माण का निर्देशन करने के लिए मिस्टी द्वीप पर ही रहे। 1 महीने बाद यान फेई की अद्वितीय क्षमताओं और सभी निर्माण श्रमिकों के सामूहिक प्रयास से मिस्टी द्वीप का बंदरगाह आकार ले चुका था और विभिन्न आवश्यक बंदरगाह उपकरणों की स्थापना का चरण शुरू हो गया था। दूसरी ओर ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण बहुत सुचारू रूप से चल रहा था और एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया था। इस समय लू पिनपिन द्वारा खरीदी गई सामग्रियों और निर्माण कर्मियों के दूसरे समूह को मिस्टी द्वीप पहुंचाया गया। इस बेड़े के साथ भारी मात्रा में सामग्रियों के अलावा 3000 अतिरिक्त निर्माण श्रमिक और 300 रसद सहायक कर्मचारी भी थे, जिन्होंने गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। ये कर्मचारी मौजूदा निर्माण टीमों के साथ मिलकर मिस्टी द्वीप का निर्माण और विकास करेंगे। freewebnovel.com। यहाँ निर्माण कार्य बहुत तेज था, बशर्ते सामग्री की भारी खपत हो। अन्य सामग्रियों की तो बात ही छोड़िए, बिजली उत्पादन के लिए जनरेटरों द्वारा खपत होने वाले डीजल की मात्रा भी बहुत ज्यादा थी। अगर यान फेई ने चुपचाप दोनों जगहों के बीच भारी मात्रा में सामग्री न पहुंचाई होती तो मिस्टी द्वीप पर निर्माण कार्य बहुत पहले ही रुक गया होता। दूसरा महीना बीतते बीतते मिस्टी द्वीप का बंदरगाह आश्चर्यजनक गति से बनकर तैयार हो गया था। निर्माण की देखरेख कर रहे विशेषज्ञ भी इस गति से हैरान थे। अपने जीवनकाल के अनुभव में मुख्य भूमि पर भी सामग्री की पूरी आपूर्ति के साथ भी वे सामान्य परिस्थितियों में इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाते। हालांकि इन लोगों को यह नहीं पता था कि 3 शिफ्टों में काम करने वाले मजदूरों की शिफ्ट बदलने की छोटी छोटी अवधि के दौरान यान फेई ने किसी भी चूक को सुधारने का अवसर लिया और यूनिवर्सल स्पेस की अद्भुत क्षमताओं का उपयोग करके उन्हें भारी मात्रा में श्रम गहन काम में मदद की, जिससे उनके निर्माण की गति बहुत बढ़ गई। अन्यथा अगर वे समय दोगुना भी कर देते तो भी वे इस गोदी का निर्माण पूरा नहीं कर पाते। यहाँ सभी के संयुक्त प्रयासों से एक आधुनिक घाट का निर्माण पूरा हो चुका था।
इसमें जहाजों के लिए बर्थिंग, यात्रियों के लिए लैंडिंग और माल चढ़ाने और उतारने की क्षमता थी। हालांकि वास्तव में ये घाट के निर्माण का केवल पहला चरण था, क्योंकि जहाजों के लिए बर्थिंग क्षमता अभी भी काफी सीमित थी। फिर भी जैसे जैसे मिस्टी द्वीप पर निर्माण कार्य में तेजी आई, इस गोदी का विस्तार आगे चलकर और अधिक जहाजों की बर्थिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अंततः यह एक विशाल, व्यापक गोदी बन जाएगी जो जहाजों को ठहराने और माल उतारने की असाधारण क्षमता से सुसज्जित होगी। दूसरी ओर लघु ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण अंततः पूरा हो गया। उसी समय विद्युत संचरण के लिए विभिन्न विद्युत रूपांतरण उपकरण और पाइपलाइनें भी पूरी हो गईं। इन सभी उपकरणों का पूरी तरह से परीक्षण किया जा चुका था और ये किसी भी समय विद्युत संयंत्र को ग्रिड से जोड़ने के लिए तैयार थे। एक बार जब ये लघु ताप विद्युत संयंत्र चालू हो जाएगा, तो इससे उत्पन्न बिजली मिस्टी द्वीप पर काम करने वाले श्रमिकों के शुरुआती निर्माण और जीवन यापन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। इसके साथ ही 4 डीजल जनरेटर अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद बंद हो जाएंगे। अब प्रतिदिन बिजली उत्पादन के लिए भारी मात्रा में डीजल की खपत न होने से यानफेई को भी काफी पैसे की बचत होगी। ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन के जहाजों का बेड़ा चीन और मिस्टी द्वीप के बीच अपनी यात्राओं के दौरान कुल 50,000 टन कोयले की खेप लेकर आया था। इस कोयले को थर्मल पावर प्लांट के गोदाम में पहुंचाया गया था और इसका इस्तेमाल प्लांट के ईंधन के रूप में किया जाना था। हालांकि थर्मल पावर प्लांट में कोयले की इतनी ज्यादा मांग थी कि अकेले ये खेप ज्यादा समय तक नहीं चल सकती थी। इसलिए शाम को यानफेई ने ड्रोन को चीन वापस भेज दिया और यूनिवर्सल स्पेस की विशेष क्षमता का इस्तेमाल करते हुए खरीदे गए कोयले के बड़े हिस्से को मिस्टी द्वीप स्थित पावर प्लांट के गोदाम तक पहुंचा दिया। इसे गुप्त रखने के लिए थर्मल पावर प्लांट का कोयला गोदाम यानफेई के अकेले प्रबंधन के अधीन था, इसलिए किसी को भी ठीक पता नहीं था कि गोदाम में कितना कोयला है। चीन से रवाना होने वाले जहाज हर यात्रा में मिस्टी द्वीप पर 50,000 टन कोयला पहुंचाते थे और यह कोयला पावर प्लांट के गोदाम में पहुंचाया जाता था। थर्मल पावर प्लांट के लिए ईंधन के रूप में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति के साथ यह मिस्टी द्वीप की शुरुआती निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार पर्याप्त बिजली का उत्पादन कर सकता था। 8 नवंबर को एक बहुत ही शुभ दिन यानफेई के आदेश पर छोटे ताप विद्युत संयंत्र ने आधिकारिक तौर पर बिजली उत्पादन शुरू कर दिया। बिजली संयंत्र की बिजली विभिन्न पाइपलाइनों के माध्यम से वितरित की जाती थी, जिससे द्वीप पर विभिन्न मशीनरी का संचालन संभव हो पाता था। हालांकि जैसे ही द्वीप की बिजली आपूर्ति सुरक्षित हुई, बिजली संयंत्र की चिमनियों से निकलने वाला घना धुआं मिस्टी द्वीप के ऊपर के आसमान में फैलने लगा, जिससे वायु की गुणवत्ता खराब हो गई। मिस्टी द्वीप पर गोदी का औपचारिक रूप से पूरा होना और थर्मल पावर प्लांट का ग्रिड से जुड़ना एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका मतलब था कि मिस्टी द्वीप का निर्माण एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया था और उसे स्वायत्त निर्माण और विकास क्षमताएं प्राप्त हुई थीं। इन 2 महीनों के दौरान चीन के पश्चिमी प्रांत में 4 बड़े रेतीले तूफान आए। रेतीले तूफानों से पैदा हुए मौके का फायदा उठाते हुए यानफेई ने एक बार फिर ड्रोन अवतार को पश्चिमी प्रांत में बड़े रेत के टीलों की तलाश में तैनात किया। उन्होंने 20 दिनों से ज्यादा समय तक अथक परिश्रम करके भारी मात्रा में पीली रेत को मिस्टी द्वीप तक पहुंचाया। इस पीली रेत का इस्तेमाल यानफेई ने मिस्टी द्वीप पर पीली रेत के बांध को चौड़ा और ऊंचा करने के लिए किया। रेत के स्थानांतरण के बाद पीली रेत के बांध की ऊंचाई 12 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर तक पहुंच गई। पीली रेत के बांध की ऊंचाई 12 मीटर बढ़ाए जाने के बाद विशाल स्टील प्रबलित कंक्रीट के पूर्वनिर्मित पुर्जे पूरी तरह से रेत के नीचे दब गए। जब तक कोई जानबूझकर उन्हें खोज न ले, तब तक उनके अंदर का रहस्य नहीं पता चल पाता। पीली रेत के बांध की 30 मीटर की अतिरिक्त चौड़ाई को यानफेई ने विशाल कंक्रीट पुर्जों के पीछे न्यू लैंड की दिशा में ढेर कर दिया। परिणामस्वरूप लहर प्रतिरोधी समुद्री दीवार केंद्रीय स्तंभ बन गई, जिसके दोनों ओर 30 मीटर पीली रेत थी। दोनों तरफ 30 मीटर पीली रेत जमा करने के बाद लहर प्रतिरोधी समुद्री दीवार का तनाव वितरण और भी अधिक समान हो गया, जिससे किसी भी स्थितिगत बदलाव की संभावना कम हो गई। दूसरे शब्दों में, बांध को ऊपर उठाने और चौड़ा करने के बाद पूरा पीली रेत बांध माउंट ताई की तरह स्थिर हो गया और अब लहरों के प्रभाव से गिरने का डर नहीं रहा। जब तक लहर प्रतिरोधी समुद्री दीवार में कोई समस्या नहीं थी, यानफेई न्यू लैंड पर इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। freewebnovel.com। इसके अलावा यानफेई ने पीली रेत के बांध के अंदर न्यू लैंड पर बड़ी मात्रा में पीली रेत पहुंचाई। कुछ निचली झीलों को छोड़कर पीली रेत बाकी इलाकों में फैल गई थी और चट्टानों को ढक रही थी। हालांकि पीली रेत की यह परत बहुत पतली थी, औसतन 5 सेंटीमीटर से भी कम, जो सतह की चट्टानों को बमुश्किल ढक रही थी।
फिर भी इस रेत की मौजूदगी से न्यूलैंड में एक नाटकीय बदलाव आया। हर जगह पीली रेत छा गई, जो पहले पूरी तरह से काली चट्टानों वाले परिदृश्य से बिल्कुल अलग थी। पिछली बार मिस्टी द्वीप का दौरा करने के बाद जब लू पिनपिन को लगा कि यह बहुत वीरान और जीवनहीन है, तो वह चीन लौट आई और विभिन्न प्रकार के पौधों के बीज इकट्ठा करने लगी, खासकर उन घासों पर जो रेतीले तूफानों को झेल नहीं पाती। उन्होंने कम से कम समय में कुल 5000 टन विभिन्न पौधों के बीज इकट्ठा किए। फिर शंघाई के घाट पर इन बीजों को ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन के जहाजों के जरिए मिस्टी द्वीप पहुंचाया गया। पिनपिंग से पौधों के बीज प्राप्त करने के बाद यान फी ने उन्हें यूनिवर्सल स्पेस में संग्रहित कर दिया। मूल रूप से यूनिवर्सल स्पेस में जीवन शक्ति वाली वस्तुएं नहीं रखी जा सकती थीं, लेकिन इस ड्रोन अपग्रेड के बाद नियम थोड़े ढीले हो गए। इसने बहुत कमजोर जीवन शक्ति वाली वस्तुओं, जैसे पौधों के बीज और पानी में बैक्टीरिया, को स्वीकार करना शुरू कर दिया। हालांकि यह अभी भी मजबूत जीवन शक्ति वाली बड़ी वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर सकता था। इन पौधों के बीजों को अंकुरित होने के लिए पोषक तत्वों के घोल में पहले ही भिगोया जा चुका था। जब रात हुई तो यान फेई ने ड्रोनों को उड़ाकर मिस्टी द्वीप के ऊपर से नीचे की ओर उड़ान भरी। उड़ते हुए उन्होंने हवा से ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष को खोल दिया और पौधों के बीज बिखेरने लगे। हवा की मदद से ये बीज बिखर गए और नीचे रेतीली जमीन पर समान रूप से गिर गए। जैसे ही ड्रोन उड़े, नीचे पीली रेत पर बारीक और समतल पौधों के बीज दिखाई देने लगे। ऑक्सिलरी ब्रेन के सटीक नियंत्रण से पूरे मिस्टी द्वीप पर बीज बो दिए गए, जिससे कोई भी मृत स्थान नहीं बचा। हालांकि झीलों को कुशलता से रोका गया, जबकि पीली रेत का बांध बीज फैलाव का मुख्य केंद्र बन गया। अगली सुबह तक ड्रोनों ने ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से सभी 5000 टन पौधों के बीज बिखेर दिए थे। मिस्टी द्वीप पर छोड़े जाने के बाद दोपहर में भारी बारिश हुई। नए बिखरे हुए बीज ज्यादातर हवा से उड़ती रेत में दब गए या बारिश के साथ रेत के नीचे बह गए। मिट्टी के रूप में रेत, जल स्रोत के रूप में बारिश, पोषक तत्वों के घोल में भीगे बीज और मिस्टी द्वीप पर उपयुक्त तापमान के साथ जीवन के लिए बुनियादी परिस्थितियां पूरी हो गईं, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह स्वाभाविक और अपरिहार्य लगने लगा। आधे महीने बाद मिट्टी में बीज अंकुरित होने लगे और मिस्टी द्वीप की नई जमीन पर धीरे धीरे हरे भरे क्षेत्र उभरने लगे। ये क्षेत्र पहले बहुत छोटे और दूर दूर फैले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे हरे भरे क्षेत्र फैलते गए। हालांकि इन्हें आपस में जुड़ने और पूरे मिस्टी द्वीप को ढकने में काफी समय लगा। द्वीप पर निर्माण कार्य कर रहे मजदूर पौधों को देखकर बेहद खुश थे। काम मेहनत भरा तो था, लेकिन अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी। लेकिन अंतहीन रेत और समुद्री पानी के बीच बिना किसी वनस्पति के आराम करना उनके लिए नीरस था। पौधों के उगने से उनका मन तुरंत प्रसन्न हो गया। हरियाली जीवन का प्रतीक है और भविष्य की भविष्यवाणी करती है। यान फेई के लिए ये पौधे मिस्टी द्वीप में सिर्फ जीवन का एक जीवंत एहसास ही नहीं लाते थे, बल्कि इनका एक और भी महत्वपूर्ण कार्य था। ये पौधे शाकाहारी जानवरों के लिए भरपूर भोजन उपलब्ध कराते थे और विभिन्न समुद्री पक्षियों को आकर्षित कर उन्हें बसने और एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रेरित कर सकते थे। इसके अलावा इन पौधों ने जड़ प्रणाली विकसित कर ली थी, जो मिस्टी द्वीप की रेत की रक्षा और उसे स्थिर बनाए रखती थी। एक बार जब वनस्पति मिस्टी द्वीप पर छा जाती तो बारिश शायद ही ऊपरी मिट्टी को बहा पाती। पेशेवर गोदी और उतराई उपकरणों के निर्माण के बाद मिस्टी द्वीप पर बाहरी दुनिया से आपूर्ति प्राप्त करने की गति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। फिर भी इन परिवहन क्षमताओं ने यान फेई को प्रभावित नहीं किया। क्षमता और गति दोनों ही दृष्टि से ये सार्वभौमिक अंतरिक्ष की परिवहन क्षमताओं के सामने कुछ भी नहीं थी। हालांकि समुद्री परिवहन अपनी स्थिरता और टिकाऊपन के कारण आवश्यक था। जब तक जहाज और अनुकूल मौसम उपलब्ध रहे, तब तक मिस्टी द्वीप तक सामग्री बहुत कम लागत पर लगातार भेजी जा सकती थी। यान फेई की समुद्री क्षमता कमजोर थी, लेकिन उन्होंने इसे धीरे धीरे बढ़ाने के लिए और मालवाहक जहाज खरीदने की योजना बनाई। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद उनकी नौवहन क्षमताएं अप्रतिम हो जाएंगी। freewebnovel.com यूनिवर्सल स्पेस के जरिए सामान पहुंचाना यान फेई की एक अनोखी क्षमता थी। ये तेज, बेहद लंबी दूरी का परिवहन प्रदान करता था, जिससे आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा हो सकते थे और हालात का रुख मोड़ा जा सकता था। हालांकि ये जितना शक्तिशाली और किफायती था, उसमें बेकाबू पहलू भी थे। अगर यान फेई में देरी हो जाती या उसके पास सामान पहुंचाने का समय नहीं होता या यूनिवर्सल स्पेस अचानक गायब हो जाता, तो मिस्टी आइलैंड की आपूर्ति श्रृंखला गंभीर समस्याओं का सामना करती। इसलिए परिवहन के दोनों साधनों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं और वे अपरिहार्य थे। वे एक दूसरे के पूरक थे। मिस्टी द्वीप के लिए प्रमुख आपूर्ति मार्ग बनाने और उसके भाग्य को निर्धारित करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे।
मिस्टी द्वीप पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बाजार से और ज्यादा सामान खरीदना शुरू कर दिया। शंघाई में भारी मात्रा में सामान इकट्ठा होने के बाद गायब हो गया, जिससे चीन के संबंधित विभागों का ध्यान इस ओर गया। उन्होंने इन सामानों के गंतव्य का पता लगाना शुरू किया। ड्रीम टेक्नोलॉजी ने कई निशान छोड़े थे, इसलिए जांचकर्ताओं ने तुरंत इस खरीद को कुछ नई स्थापित कंपनियों से जोड़ दिया, जो ड्रीम टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनियां निकलीं। दूसरे शब्दों में, यह विशाल खरीद वास्तव में ड्रीम टेक्नोलॉजी द्वारा पर्दे के पीछे से आयोजित की गई थी। जांच में उन्हें ये भी पता चला कि ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बड़ी संख्या में ऐसे मजदूरों की भर्ती की थी जो अब पूरी तरह से संपर्क से बाहर हैं। पुनर्वास शुल्क में भारी छूट मिलने के बाद उनके परिवारों को पता ही नहीं चला कि उनके प्रियजन कहां काम करने गए हैं। ड्रीम टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ होने का पता चलने के बाद घरेलू अधिकारियों ने दस्तक दी और इन सामग्रियों और कर्मचारियों के अंतिम गंतव्य के बारे में पूछताछ की। ड्रीम टेक्नोलॉजी हाल ही में घरेलू स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी कंपनियों में से एक बन गई है, जिसने कर राजस्व में अच्छी खासी वृद्धि की है और समाज के एक बड़े हिस्से के रोजगार के मुद्दों का समाधान किया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। यहां तक कि जब सबसे गोपनीय घरेलू एजेंसियों को भी कंपनी की संलिप्तता का पता चला, तो उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि पहले पूछताछ करने का फैसला किया। लू पिनपिन ने व्यक्तिगत रूप से जांच दल से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने तुरंत उनके सवालों का जवाब नहीं दिया और टालमटोल की रणनीति अपनाई। इस बीच उन्होंने यान फेई को तुरंत घरेलू घटनाक्रम से अवगत करा दिया। मिस्टी द्वीप पर कोई दूरसंचार सिग्नल नहीं है, इसलिए पारंपरिक संचार विधियां कारगर नहीं हैं। हालांकि द्वीप उपग्रह सिग्नल प्राप्त कर सकता है और यान फेई ने बहुत पहले ही इन सिग्नलों को हैक करके नेटवर्क वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए अपने सहायक मस्तिष्क का इस्तेमाल किया था और वह लगातार अपने गुप्त मेलबॉक्स पर नजर रखता था। इसलिए जैसे ही लू पिनपिन ने इस गुप्त खाते पर एक ईमेल भेजा, यान फेई को तुरंत घर की ताज़ा स्थिति का पता चल गया। फिर वह रातों रात एक ड्रोन लेकर शंघाई वापस गया, लू पिनपिन से बातचीत की और अगले दिन सरकार द्वारा भेजे गए जांचकर्ताओं से मिला। यान फेई को हमेशा से पता था कि मिस्टी द्वीप पर उसकी गतिविधियों का पता चल जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा तैनात किए गए कर्मियों और सामग्रियों का पैमाना बहुत बड़ा था और कोई भी चौकस सरकार इन विसंगतियों को भांपकर उसे पर्दे के पीछे से पकड़ लेगी। द्वीप के पुनर्विकास के बारे में पहले जो जानकारी उसने छिपाई थी, उसका उद्देश्य द्वीप के पुनर्विकास की खोज में देरी करना था। हालांकि निर्माण कार्य के 3 महीने से ज्यादा समय बाद मिस्टी द्वीप का विकास आकार लेने लगा था, जिससे यान फेई को जरूरी आत्मविश्वास मिला। इसलिए अगर इस समय द्वीप के विकास की जानकारी मिल भी जाती, तो भी उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा यान फेई और लू पिनपिन पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके थे और एक विशिष्ट रणनीतिक प्रतिक्रिया तैयार थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। जब सरकारी जांचकर्ताओं ने यान फेई से पूछताछ की, तो उसने कुछ भी नहीं छिपाया और खुलकर बात की। उसने स्वीकार किया कि उसने बड़ी मात्रा में विभिन्न सामग्रियां खरीदी थीं और ये सामग्रियां अब शंघाई बंदरगाह से मिस्टी द्वीप पर विकास और निर्माण के लिए भेजी जा रही थीं। जहां तक कंपनी द्वारा समाज से भर्ती किए गए मजदूरों की बात है, वे अब मिस्टी द्वीप पर निर्माण कार्य में लगे हुए थे। इंस्पेक्टर ने पहले भी यान फेई के मिस्टी द्वीप को विकसित करने के इरादे के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन यान फेई के जानबूझकर गुमराह करने के कारण उन्हें लगा कि यह एक मजाक है। यान फेई का स्पष्टीकरण सुनने के बाद ही उन्हें मामले की सच्चाई का एहसास हुआ। इंस्पेक्टर ने अपने मन में उठे सदमे को दबाते हुए अपनी सबसे बड़ी शंका व्यक्त की। मिस्टी द्वीप एक वीरान द्वीप था जो लगातार डूब रहा था, तो यान फेई इसे कैसे विकसित कर सकता था? freewebnovel.com। स्वाभाविक रूप से यान फेई इंस्पेक्टर को वास्तविक स्थिति नहीं बता सका, लेकिन उसने दावा किया कि उसने पाया था कि मिस्टी द्वीप 6 महीने पहले डूबना बंद हो गया था और तब से अपनी वर्तमान ऊंचाई पर बना हुआ है। 5 महीने पहले स्थिति उलट गई, मिस्टी द्वीप का समुद्री क्षेत्र तेजी से बढ़ने लगा। अंततः मिस्टी द्वीप के आसपास का समुद्री क्षेत्र समुद्र की सतह पर एक बंद घेरा बना चुका था, जो पीली रेत से भरे एक प्राकृतिक तटबंध से घिरा हुआ था। फिर उस घेरे के भीतर का समुद्री पानी अचानक गायब हो गया, जिससे चट्टानों का एक विशाल विस्तार दिखाई देने लगा, और बस इसी तरह यान फेई ने जमीन का एक बड़ा नया टुकड़ा हासिल कर लिया। और अब वह जो निर्माण कर रहा था, वह इसी नई उभरी हुई जमीन पर था। freewebnovel.com। इससे पहले जब मिस्टी द्वीप रहस्यमय तरीके से डूबने लगा था, तो किसी को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए यान फेई ने इसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए जोर देकर कहा कि द्वीप डूबना बंद हो गया था और फिर ऊपर उठने लगा। चूंकि कोई भी इसका कारण नहीं बता पा रहा था,
इसलिए वैज्ञानिकों को ही अनुमान लगाने दीजिए। इंस्पेक्टर, जो मूल रूप से ड्रीम टेक्नोलॉजी से बड़ी संख्या में सामग्री और कर्मचारियों के गायब होने की जांच करने आया था, उसे यान फेई से इतना चौंकाने वाला खुलासा सुनने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मामला उसके बस के बाहर था, इसलिए उसने जल्दी से वहां से जाने का बहाना बनाया और बीजिंग वापस जाकर यान फेई से जो कुछ पता चला था उसकी रिपोर्ट दी। अधिकारियों द्वारा भेजे गए जांचकर्ता जब ड्रीम टेक्नोलॉजी में हुई बड़ी गतिविधियों और मिस्टी द्वीप की वास्तविक स्थिति के बारे में जान गए तो वे स्तब्ध रह गए। जांचकर्ता ने जल्दी से छुट्टी ली और बीजिंग लौट आया, जहां उसने यान फेई से प्राप्त जानकारी को ईमानदारी से बताया। हालांकि यान फेई ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। ड्रीम टेक्नोलॉजी से जाने के बाद जांचकर्ता तुरंत मिस्टी द्वीप के लिए रवाना हो गया और पश्चिमी प्रांत से मिस्टी द्वीप समुद्री क्षेत्र में भारी मात्रा में पीली रेत ले जाना जारी रखा। एक हफ्ते बाद यू शियाओजुओ के साथ कठोर चेहरे वाले अधेड़ उम्र के कुछ लोग ड्रीम टेक्नोलॉजी लौट आए। लू पिंगपिंग की व्यवस्था के तहत वे ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन क्रूज जहाज पर सवार हुए, जो खास तौर पर नए रंगरूटों को मिस्टी द्वीप ले जाने के लिए बनाया गया था, ताकि वहां की स्थिति को व्यक्तिगत रूप से जांच सके और समझ सके। जब तक ये लोग मिस्टी द्वीप पहुंचे, यान फेई एक बार फिर पश्चिमी प्रांत के रेगिस्तानों से भारी मात्रा में पीली रेत द्वीप पर ले आया था। हालांकि अब इस रेत का इस्तेमाल पीली रेत के बांध के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से न्यूलैंड के लिए मिट्टी बनाने के लिए किया जा रहा था। यान फेई के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप अब न्यूलैंड पूरी तरह से पीली रेत की एक मोटी परत से ढक गया था, जिसकी औसत मोटाई 10 सेंटीमीटर थी। कुछ बहुत ऊंची चट्टानों और झीलों वाले क्षेत्रों को छोड़कर न्यूलैंड की पूरी सतह पीली रेत से ढकी हुई थी। इस बार मिट्टी का निर्माण एक समान नहीं, बल्कि चुनिंदा ढंग से किया गया। जिन इलाकों में यान फेई ने बागानों और पार्कों की योजना बनाई थी, जिनके लिए मिट्टी की बहुत जरूरत थी, वहां पीली रेत ज्यादा थी। जहां भविष्य में कारखाने और इमारतें बननी थीं, वहां रेत कम थी। पीली रेत के इस बदलाव के साथ नई जमीन की सतह पर विविधताएं उभरने लगीं। जब यान फेई न्यूलैंड के विकास की योजना बनाने में व्यस्त थे, तभी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिस्टी द्वीप पहुंचा। इस समूह में यान फेई के पुराने परिचित यू शियाओजुओ भी शामिल थे, जिनसे यान फेई को अक्सर काफी मदद और अनुस्मारक मिलते थे, और परिणामस्वरूप उनके व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे थे। इस प्रकार यू शियाओजुओ की मध्यस्थता से प्रतिनिधिमंडल यान फेई से परिचित हुआ। फिर यान फेई के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में उन्होंने मिस्टी द्वीप की अपनी स्थलीय जांच शुरू की। डोमेस्टिक से रवाना होने से पहले इन लोगों ने मिस्टी द्वीप की कुछ पुरानी तस्वीरें देखी थीं। उन पुरानी तस्वीरों में इस समुद्री क्षेत्र में पानी से घिरे कुछ ही छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे थे। वे द्वीप भी एक दूसरे से बहुत दूर और पूरी तरह से बंजर जीवन से रहित थे। लेकिन मिस्टी द्वीप पहुंचने पर उन्हें वहां की स्थिति तस्वीरों में देखे गए दृश्यों से बिल्कुल अलग लगी। उनके सामने विशाल समुद्र से एक विशाल पीली रेत का बांध अप्रत्याशित रूप से उभर आया। इस बांध से सुरक्षित एक असाधारण रूप से विशाल भूभाग प्रकट हो गया था। उनके डॉकिंग स्थल के पास एक विशाल निर्माण स्थल भी था। 15,000 से ज्यादा निर्माण मजदूर अनगिनत भारी उपकरणों का संचालन कर रहे थे, बंदरगाह की सहायक संरचनाओं का निर्माण कर रहे थे। बंदरगाह क्षेत्र में पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें बनकर तैयार थीं। उनके अनुसार बंदरगाह के आसपास की सहायक संरचनाएं लगभग पूरी हो चुकी थीं। निर्माण श्रमिकों के सामने बंदरगाह क्षेत्र की पीली रेत में पौधे फल फूल रहे थे। ये सभी पौधे यान फेई द्वारा गुप्त रूप से बोए गए जड़ी बूटियों के बीजों से थे। हालांकि वे आमतौर पर बहुत ऊंचे नहीं थे, फिर भी उनमें एक प्रबल जीवन शक्ति थी। उनकी उपस्थिति बंदरगाह को जीवंतता से भरपूर बना रही थी। बंदरगाह क्षेत्र के बाहर पीली रेत के बांध पर भी प्रचुर मात्रा में शाकीय पौधे दिखाई देने लगे थे। यहां तक कि न्यूलैंड के भीतर भी विरल वनस्पतियां उगने लगी थीं। मिस्टी आइलैंड का आसमान हमेशा सफेद कोहरे से ढका रहता था और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही अंदर आ पाती थी। फिर भी यह कोहरा सिर्फ 500 मीटर से ऊपर ही रहता था, जिससे जमीनी स्तर पर दृश्यता या रोशनी पर कोई असर नहीं पड़ता था। नीचे का नज़ारा बहुत आरामदायक और पौधों के साथ जीवंत लग रहा था, किसी वीरान द्वीप की कल्पना से बिल्कुल अलग। freewebnovel.com। यदि वे व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं गए होते और केवल अंतरिक्ष से प्राप्त उपग्रह चित्रों पर ही निर्भर रहे होते, तो प्रतिनिधिमंडल ने घने कोहरे के नीचे ऐसी दुनिया की कल्पना कभी नहीं की होती। यान फेई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पीछे स्थित पीली रेत के बांध पर पहुंचा और अध्ययन करने लगा कि ऐसा बांध कैसे बना। हालांकि यान फेई ने दावा किया कि बांध अचानक समुद्र तल से ऊपर उठ गया था,
लेकिन इन उच्च शिक्षित पेशेवरों को इस बेतुके स्पष्टीकरण पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उनमें से एक ने अपने पैरों के नीचे पीली रेत भी चखी, लेकिन उसे अपेक्षित नमकीन और कसला स्वाद नहीं मिला, इसलिए उन्होंने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया कि बांध समुद्र तल से ऊपर उठ गया था। जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो कुछ लोग पीली रेत के बांध में खुदाई करके देखना चाहते थे कि असल में नीचे क्या है, और यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक इतना विशाल बांध क्यों बन गया। हालांकि यान फेई ने उनकी हरकतों को तुरंत रोक दिया। यान फेई के इनकार से निराश होकर उन्होंने अपनी शोध दिशा बदल दी और न्यूलैंड का क्षेत्रीय निरीक्षण करके रीफ और कीचड़ के नमूने इकट्ठा करके वापस ले जाने की इच्छा जताई। यान फेई ने एक बार फिर उनके सभी प्रयासों को विफल कर दिया। निरीक्षण दल के लोग राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त थे, जिससे वे बिना किसी सवाल के घरेलू चीन के किसी भी स्थान का निरीक्षण कर सकते थे। इसलिए जब यान फेई ने बार बार उन्हें ऐसा करने से रोका, तो वे कुछ नाराज और क्रोधित हो गए। हालांकि यान फेई उनसे डरे नहीं, बल्कि उन्हें स्पष्ट कर दिया कि यह क्षेत्र मिस्टी द्वीप समुद्री क्षेत्र है और मिस्टी द्वीप के सभी स्वामित्व अधिकार निजी तौर पर उनके हैं, जिससे वे द्वीप के असली स्वामी बन गए। केवल उनकी अनुमति से ही निरीक्षण दल के सदस्य निरीक्षण के लिए द्वीप पर कदम रख सकते थे। उनकी अनुमति के बिना कोई भी उनके क्षेत्र में मनमानी नहीं कर सकता था। तभी इन लोगों को मिस्टी द्वीप की अनोखी स्थिति याद आई, जो कानूनी तौर पर पूरी तरह से यान फेई का था। अजीब बात यह थी कि यह किसी भी राष्ट्र का हिस्सा नहीं था और पूरी तरह से स्वतंत्र था। इसलिए यान फेई की अनुमति के बिना वे मिस्टी द्वीप पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। कुलीन वर्ग के व्यक्ति होने के नाते, जिन्हें आमतौर पर चीन में अत्यंत सम्मान दिया जाता था, उन्हें यान फेई जैसे व्यक्ति का सामना करना बहुत असहज लगा, जो उनकी उपेक्षा करता था। सौभाग्य से यू शियाओ ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जिससे माहौल बहुत अधिक असहज होने से बच गया। यान फेई के साथ एक दीवार का सामना करने के बाद निरीक्षण दल के लोग आज्ञाकारी हो गए। उन्होंने यान फेई द्वारा अनुमत क्षेत्रों में प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया। फिर मिस्टी द्वीप पर रुके बिना वे ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन के क्रूज जहाजों पर सवार होकर चीन के आंतरिक भागों में लौट आए। 10 दिन बाद यान फेई को लू पिनपिंग से एक सूचना मिली कि एक बड़े व्यक्ति ने उनसे मिलना चाहा है और उनसे तुरंत बीजिंग जाने का अनुरोध किया है। इसलिए यान फेई अपना काम छोड़कर लू पिनपिंग से मिलने के लिए जल्दी से शंघाई लौट आया और दोनों साथ साथ बीजिंग के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने संभावित समस्याओं पर चर्चा की और विभिन्न आकस्मिक योजनाएं तैयार की। बीजिंग पहुंचने पर यान फेई को तुरंत केंद्र की एक इमारत में ले जाया गया, जहां उन्होंने पूरे चीन में जाने माने एक व्यक्ति के साथ बंद कमरे में बातचीत की। ये बातचीत बहुत लंबी चली, यानी पूरा एक दिन। जब यान फेई इस महत्वपूर्ण व्यक्ति के कार्यालय से बाहर निकले तो बाहर अंधेरा हो चुका था। हालांकि लू पिनपिंग, जो इंतजार कर रहे थे, ने यान फेई के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान देखी। लू पिनपिंग की उत्सुकता भरी निगाहों को देखकर यान फेई ने अपनी बैठक के दिलचस्प पहलुओं और होटल वापस आते समय हुई बातचीत के परिणामों के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। चूंकि यान फेई को अचानक उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक विशाल द्वीप का स्वामित्व प्राप्त हो गया था, इसलिए उनकी संवाद शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे उन्हें उच्च अधिकारियों से सीधे बातचीत करने की क्षमता प्राप्त हुई। इन चर्चाओं में राष्ट्रीय अधिकारियों ने मिस्टी द्वीप पर यान फेई के निर्माण और विकास को पूर्ण समर्थन देने की अपनी मंशा पहले ही व्यक्त कर दी थी और मिस्टी द्वीप पर उनके निजी स्वामित्व को स्वीकार कर लिया था। यदि भविष्य में मिस्टी द्वीप को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो राष्ट्र प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान कर सकता था। बेशक इन लाभों के लिए कुछ समझौते भी थे। यान फेई ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तावित कई शर्तों पर सहमति जताई। पहली शर्त ये थी कि ड्रीम टेक्नोलॉजी सुजो शहर के जिनशान विकास क्षेत्र में स्थित कई उत्पादन कारखानों को मिस्टी द्वीप पर स्थानांतरित नहीं करेगी। न केवल इन कारखानों को चीन से बाहर नहीं ले जाना था, बल्कि यान फेई को यह भी सुनिश्चित करना था कि अगले 5 वर्षों में ड्रीम टेक्नोलॉजी चीन के भीतर कई नए कारखाने स्थापित करे और इन नई सुविधाओं का उत्पादन पैमाना और सकल घरेलू उत्पाद का योगदान वर्तमान से कम न हो। दूसरी शर्त यह थी कि मिस्टी द्वीप पर बंदरगाह बन जाने के बाद चीन का बेड़ा भी वहां डॉक कर सकेगा। इसके अलावा चीन के युद्धपोतों को मिस्टी द्वीप पर डॉक करने, विभिन्न आपूर्ति प्राप्त करने और रखरखाव का अधिकार होगा। हालांकि मिस्टी द्वीप के बंदरगाह को चीन का सैन्य अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए। freewebnovel.com। तीसरी शर्त यह थी कि राज्य मिस्टी द्वीप पर ड्रीम टेक्नोलॉजी के विकास और निर्माण का पुरजोर समर्थन तो करेगा, लेकिन निर्माण के लिए जरूरी सभी सामग्री चीन में ही खरीदी जानी चाहिए।
जब तक कि चीन में समान प्रकार के उत्पादों की कमी न हो या खरीद मूल्य बाजार मूल्य से अलग न हो, तभी ड्रीम टेक्नोलॉजी दुनिया भर के अन्य देशों से खरीदारी कर सकेगी। साथ ही ड्रीम टेक्नोलॉजी को बड़ी संख्या में चीनी कामगारों को नियुक्त करना होगा और मिस्टी द्वीप के निर्माण कर्मियों में चीनी कामगारों का अनुपात कम से कम 95% होना चाहिए। चौथी शर्त ये थी कि यान फेई स्वयं किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के लिए अपनी चीनी नागरिकता त्याग नहीं सकते थे। ड्रीम टेक्नोलॉजी को अपना पंजीकृत पता नहीं बदलना था, वह अभी भी शंघाई, चीन की थी। चाहे वह यान फेई हो या ड्रीम टेक्नोलॉजी, दोनों में चीनी विशेषताएं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ड्रीम टेक्नोलॉजी के अधिकारियों को अन्य देशों की नागरिकता लेने से बचना होगा। पांचवी शर्त यह थी कि यदि यान फेई अंततः मिस्टी द्वीप को विकसित करने में सफल हो जाता है और अपनी मुद्रा जारी करता है, तो मिस्टी द्वीप को आरएमबी को अपनी प्रचलित मुद्राओं में से एक के रूप में मान्यता देनी होगी, जिससे मिस्टी द्वीप पर आरएमबी का मुक्त संचलन सुनिश्चित हो सके। छठी शर्त यह थी कि यान फेई को यह सुनिश्चित करना होगा कि मिस्टी द्वीप पर मुख्य भाषा चीनी ही हो और किसी अन्य राष्ट्र या क्षेत्र की भाषा को आधिकारिक भाषा बनने की अनुमति बिल्कुल न दी जाए। मिस्टी द्वीप को चीनी सांस्कृतिक अखंडता का पालन करना होगा। मिस्टी द्वीप पर चीनी लोगों का अनुपात 95% से कम नहीं होना चाहिए। ये रणनीतिक रियायतें थीं जो यान फेई ने अधिकारियों को दी, जिनमें से कुछ काफी महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने ये रियायतें सिर्फ चीन से मौखिक आश्वासन पाने के लिए नहीं, बल्कि कई विशिष्ट लाभ हासिल करने के लिए दी। सबसे महत्वपूर्ण वादा ये था कि चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिस्टी द्वीप पर उनके निजी स्वामित्व का समर्थन करेगा। इसके अलावा यान फेई के निजी स्वामित्व को बनाए रखने के लिए चीन मिस्टी द्वीप पर सेना तैनात नहीं करेगा या सरकारी प्रशासनिक एजेंसियां स्थापित नहीं करेगा, जिससे यान फेई मिस्टी द्वीप का प्रबंधन अकेले कर सकेंगे। और अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है जिससे मिस्टी द्वीप की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो चीन मिस्टी द्वीप को सैन्य सुरक्षा भी प्रदान करेगा और उसे परमाणु सुरक्षा कवच से सुरक्षित रखेगा। इसके अतिरिक्त मिस्टी द्वीप के तेज निर्माण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए चीन ड्रीम टेक्नोलॉजी को पर्याप्त बैंक ऋण के साथ साथ कार्मिक सामग्री और तकनीक में सहायता प्रदान करने को तैयार है। यान फेई चीन के साथ बातचीत के नतीजों से काफी संतुष्ट थे। अपनी लगन से उन्होंने मिस्टी द्वीप की भावी स्वतंत्रता पहले ही सुनिश्चित कर ली थी और राष्ट्रीय स्तर से मिले मजबूत समर्थन से मिस्टी द्वीप पर निर्माण और विकास की गति और भी तेज हो जाएगी। कम से कम अब वह बिना किसी बाधा की चिंता किए आत्मविश्वास से मिस्टी द्वीप पर निर्माण कार्य को गति दे सकते थे। ऐसा लग रहा था कि यान फेई ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं थी जो उसके विकास में सचमुच बाधा बन रही हो। विशाल चीनी बाजार ऐसी चीज थी जिसे यान फेई कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही ड्रीम टेक्नोलॉजी के विकास की आधारशिला थी। इसलिए उसने कभी भी प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पाद बनाने वाली कंपनी को मिस्टी द्वीप पर स्थानांतरित करने के बारे में नहीं सोचा। भले ही यान फेई ने अगले 5 वर्षों में चीन में समान पैमाने के कई उद्यम खोलने का वादा किया हो, लेकिन जब तक प्रौद्योगिकी विश्लेषण प्रणाली नई तकनीकों का पता लगाती रहेगी, चीन में नए कारखाने खोलना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसके अलावा विशाल चीनी बाजार पर निर्भर होने के कारण ये नए कारखाने तेजी से विकसित होंगे, जिससे यान फेई को भारी लाभ होगा। इस प्रकार ये बहुत सार्थक था। मिस्टी द्वीप के बंदरगाह पर चीनी जहाजों को रुकने देना कोई समस्या नहीं थी। ये जानना जरूरी है कि उत्तरी प्रशांत महासागर स्वाभाविक रूप से एक स्वर्णिम नौवहन मार्ग है, जो चीन के लिए अमेरिका के पश्चिमी तट तक उत्पादों के परिवहन का सबसे छोटा मार्ग है। दुर्भाग्य से उत्तरी प्रशांत महासागर में कोई महत्वपूर्ण द्वीप नहीं है, न ही कोई बंदरगाह है जो बड़े जहाजों को समायोजित कर सके, जिससे कई जहाजों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए चक्कर लगाना पड़ता है और हजारों मील अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। इससे न केवल ऊर्जा और समय की बर्बादी होती है, बल्कि नौवहन की लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए मिस्टी द्वीप का बंदरगाह बन जाने के बाद ये स्वाभाविक रूप से जनता के लिए खुला रहेगा। न केवल चीनी जहाज वहां डॉक कर सकेंगे, बल्कि अन्य अधिकृत देशों के जहाज भी डॉक कर सकेंगे। इन जहाजों के डॉकिंग से मिस्टी द्वीप डॉकिंग शुल्क प्राप्त कर सकेगा, आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकेगा और अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकेगा। जहां तक मरम्मत और पुनः आपूर्ति के लिए मिस्टी द्वीप के बंदरगाह पर चीनी युद्धपोतों के लंगर डालने की बात है, इसे लागू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसे पड़ोसी देशों के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब तक यान फेई का रुख दृढ़ रहेगा, इन देशों का हस्तक्षेप कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार चीन ने पहले ही वादा किया था कि वह इसे चीनी सैन्य अड्डा नहीं बनाएगा। चीन यान फेई की मातृभूमि है, जो उनके करियर के विकास का बहुत समर्थन करता है,
इसलिए वह अपने देश के युद्धपोतों के वहां लंगर डालने का पुरजोर समर्थन करेंगे, लेकिन वह अन्य देशों के युद्धपोतों को मिस्टी द्वीप पर लंगर डालने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। यान फेई द्वारा बड़े भूभाग वाले एक द्वीप पर कब्जा करने और उसे अपना समर्थन देने की जानकारी मिलने के तुरंत बाद चीन ने इसमें हस्तक्षेप किया, जिसका मुख्य कारण उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में अपने नौसैनिक बेड़े के लिए पैर जमाना था। मिस्टी द्वीप की भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर यह संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि और पश्चिम की ओर पूरे जापान राष्ट्र के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए एक बार जब चीनी नौसेना यहां पैर जमा लेगी तो उसकी निवारक शक्ति काफी बढ़ जाएगी और स्वाभाविक रूप से द्वितीय द्वीप श्रृंखला नाकाबंदी टूट जाएगी। परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा चीन के विरुद्ध संयुक्त रूप से तैयार की गई प्रथम और द्वितीय द्वीप श्रृंखला नाकाबंदी रणनीतियां स्वतः ही अप्रभावी हो जाएंगी। freewebnovel.com। मिस्टी द्वीप पर सीधा नियंत्रण पाने के लिए राज्य द्वारा यान फेई को दरकिनार करने के बजाय उनके साथ बातचीत करने के पीछे कई कारण हैं। अगर राज्य मिस्टी द्वीप का जबरन राष्ट्रीयकरण कर देता तो लगभग सभी प्रशांत क्षेत्र के देश चीन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बनने से रोकने के लिए इसका विरोध करते, जिसके परिणामस्वरूप अंततः चीन की योजनाएं विफल हो जाती। इसलिए वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य ने सबसे कठोर उपाय करने से परहेज किया और इसके बजाय यान फेई को द्वीप पर निजी नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। हालांकि संबंधित देश भी यान फेई जैसे चीनी व्यक्ति द्वारा मिस्टी द्वीप पर नियंत्रण से असंतुष्ट होंगे और कुछ धूर्त रणनीतियां अपना सकते हैं, लेकिन द्वीप पर सीधे चीनी नियंत्रण की तुलना में इन रणनीतियों की तीव्रता बहुत कम होगी। वर्षों से चीन ने दुनिया को ये साबित कर दिया है कि उसके उत्पाद सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले हैं, और चीन के पास दुनिया की सबसे व्यापक औद्योगिक उत्पादन लाइनें हैं, जो दुनिया के लगभग सभी उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम है। इसलिए यान फेई के लिए चीन से बड़ी मात्रा में सामग्री खरीदना कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा चीनी मेहनती और कार्य व्यवस्था के अनुरूप होते हैं और उनमें उत्कृष्ट गुण होते हैं, जो उन्हें यान फेई के सबसे पसंदीदा निर्माण श्रमिक बनाता है। इसलिए कर्मचारियों की भर्ती करते समय वह निश्चित रूप से चीनी श्रमिकों को प्राथमिकता देंगे। जहां तक यान फेई की राष्ट्रीयता का सवाल है, वह और भी कम समस्या है। एक चीनी व्यक्ति होने के नाते यान फेई को अपनी पहचान पर गर्व है और उन्होंने कभी विदेशी बनने के बारे में नहीं सोचा। अन्यथा उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना के समय शंघाई को पंजीकरण के लिए नहीं चुना होता। इसलिए ड्रीम टेक्नोलॉजी अपना पंजीकृत स्थान नहीं बदलेगी और शंघाई स्थित एक कंपनी बनी रहेगी। हालांकि यान फेई इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उनकी कंपनी के प्रबंधन कर्मचारी अपनी राष्ट्रीयता नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर उन्हें पता चलता है कि किसी प्रबंधक ने अपनी राष्ट्रीयता बदल ली है, तो वह उन्हें उनके प्रबंधन पदों से हटाकर सामान्य कर्मचारी बना देंगे। मिस्टी द्वीप पर रेनमिनबी आरएमबी के प्रचलन के राज्य के अनुरोध के संबंध में यान फेई ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया था, इसलिए उन्होंने फिलहाल इस पर सहमति दे दी। अगर वह अंततः मिस्टी द्वीप के लिए कोई मुद्रा लागू भी कर देते हैं, तो भी वह रेनमिनबी आरएमबी पर अंकुश नहीं लगाएंगे। इसके बजाय वह दोनों मुद्राओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने देंगे, ताकि उपभोक्ता खुद अपनी मुद्रा चुन सकें। छठे पैराग्राफ के संबंध में यान फेई को स्वयं ऐसा करने के लिए राज्य से याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। मिस्टी द्वीप पर पारस्परिक संचार मंदारिन में ही होना चाहिए और वह अन्य देशों और क्षेत्रों की भाषाओं को आधिकारिक भाषाएं बनने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। इसके अलावा मिस्टी द्वीप दृढ़ता से चीनी संस्कृति पर केंद्रित रहेगा और जो भी धर्म यान फेई की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, वे मिस्टी द्वीप पर प्रकट नहीं होंगे। भविष्य में जातीय संघर्षों और समस्याओं से बचने के लिए यान फेई शुरू से ही अन्य जातीय समूहों के लोगों को मिस्टी द्वीप पर लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें चीनी जातीयता की शुद्धता को बनाए रखना होगा। यान फेई से बातचीत के नतीजे सुनने के बाद लू पिंगपिंग यान फेई जितने आश्वस्त नहीं दिखे। यान फेई पेशेवर नहीं है, इसलिए उनके विचारों की सीमाएं हैं और वे दूरगामी विकासात्मक रुझानों को नहीं देख पा रहे हैं। अपने समृद्ध पेशेवर अनुभव के साथ लू पिंगपिंग ने शर्तों में कई छिपे हुए दांव पेंचों को बारीकी से पहचान लिया। हालांकि मिस्टी द्वीप के वर्तमान विकास के लिए यान फेई द्वारा बातचीत में प्राप्त परिणाम अभी भी काफी अच्छे थे, क्योंकि वे द्वीप के तेज विकास को बढ़ावा देंगे। लेकिन यान फेई को निश्चिंत देखकर लू पिंगपिंग ने उसे भविष्य में आने वाली संभावित समस्याओं के बारे में नहीं बताया। आखिरकार यान फेई ने मिस्टी आइलैंड के विकास और निर्माण में पहले ही इतनी मेहनत लगा दी थी, लू पिंगपिंग उसे अभी हतोत्साहित नहीं करना चाहती थी।
हालांकि लू पिनपिन ने तय किया कि आने वाले समय में वह धीरे धीरे नियमों और विनियमों को बेहतर बनाएगी ताकि यानफेई के लिए कोई भी संभावित खामी न रहे। राज्य से पूर्ण समर्थन प्राप्त होने के बाद मिस्टी द्वीप के निर्माण की गति और तेज हो गई। राज्य की मध्यस्थता से दिवालियेपन के कगार पर खड़ी कई घरेलू समुद्री शिपिंग कंपनियों को ड्रीम टेक्नोलॉजी को बेच दिया गया। परिणामस्वरूप ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन के बेड़े में 40 जहाज हो गए, जिनकी कुल वहन क्षमता 10 लाख टन हो गई। इतना ही नहीं, ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी संख्या में अनुभवी चालक दल के सदस्य भी शामिल हो गए। इससे ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन की वहन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। दूसरी ओर राज्य की सहायता से ड्रीम टेक्नोलॉजी की घरेलू सामग्री की खरीद और परिवहन का काम और भी आसान हो गया। बहुत ही कम समय में देश भर के विभिन्न बंदरगाहों पर बड़ी मात्रा में सामग्री एकत्र की गई और फिर ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन के बेड़े द्वारा चुपचाप मिस्टी द्वीप पहुंचा दी गई। साथ ही राज्य ने मिस्टी द्वीप के निर्माण में सहयोग के लिए बड़ी संख्या में पेशेवरों को भी भेजा। इन अनुभवी पेशेवरों के शामिल होने से मिस्टी द्वीप पर निर्माण की गुणवत्ता और भी बेहतर हुई और प्रगति में और तेजी आई। मिस्टी द्वीप अभी भी निर्माणाधीन था और मामले को अनावश्यक रूप से जटिल न बनाने के लिए इस स्तर पर मिस्टी द्वीप के विकास को गोपनीय रखना अनिवार्य था। राज्य के हस्तक्षेप के बाद ड्रीम टेक्नोलॉजी द्वारा कर्मियों और सामग्रियों का आवंटन और भी अधिक गोपनीय हो गया और विभिन्न पेशेवरों के मार्गदर्शन में किसी भी संदेह को जन्म देने की संभावना कम हो गई। freewebnovel.com। मिस्टी द्वीप के विकास और निर्माण में व्यस्त यानफेई को लगा कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। पलक झपकते ही 1 साल पूरा बीत गया। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक दूसरे साल का नया साल आ चुका था। यानफेई को मिस्टी द्वीप पर भूमि सुधार परियोजना शुरू किए हुए आधे साल से ज्यादा हो चुका था। अब तक मिस्टी द्वीप में काफी बदलाव आ चुके थे। पहले की वीरान स्थिति की तुलना में ये द्वीप अब जीवन से भरपूर था। एक नज़र में ही हर जगह हरे भरे पौधे दिखाई देने लगे। उत्तरी गोलार्ध में स्थित जापान के टोक्यो के समान अक्षांश पर स्थित यहाँ अब बहुत ठंड होनी चाहिए थी और पौधे मृत अवस्था में थे। लेकिन किसी अज्ञात कारण से मिस्टी द्वीप का तापमान सर्दियों में कम नहीं हुआ। यह अभी भी बहुत गर्म और पौधों के विकास के लिए उपयुक्त बना हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा लग रहा था जैसे पौधों को हार्मोनों से उत्तेजित किया गया हो। बीज बोने के बाद शुरुआती अनुकूलन काल से गुजरने के बाद वे बेतहाशा बढ़ने लगे और पूरे द्वीप को ढक लिया। अब भी सर्दियों में वे मुरझाए नहीं थे, बल्कि घास के मैदान की तरह हरे भरे थे। मिस्टी द्वीप का बंदरगाह क्षेत्र पूरी तरह से निर्मित हो चुका था और अब इसे एक योग्य बंदरगाह कहा जा सकता था। बंदरगाह निर्माण कार्य पूरा करने वाले श्रमिक पहले ही पीली रेत के बांध को पार कर चुके थे और सबसे भीतरी नई भूमि क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और यानफेई की योजना के अनुसार नई भूमि का पुनर्निर्माण और निर्माण कार्य शुरू कर चुके थे। पिछले साल के बीतने के बाद लू पिनपिन ने व्यक्तिगत रूप से यानफेई को वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट सौंपी। इस वित्तीय रिपोर्ट में ड्रीम टेक्नोलॉजी द्वारा पिछले वर्ष में हासिल की गई कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण था। पिछले साल ड्रीम टेक्नोलॉजी ने अपने सभी त्वचा संबंधी उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च किए, जिससे कुल 9 उत्पाद लॉन्च हुए। पहले से ही काफी ज्यादा बिकने वाले वेट लॉस कुकीज और कुछ अन्य त्वचा संबंधी उत्पादों को मिलाकर कंपनी की इस साल की कुल बिक्री 800 अरब युआन लगभग 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। सभी करों और लागतों को घटाने के बाद ड्रीम टेक्नोलॉजी का इस साल का शुद्ध लाभ 400 अरब युआन लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। यानफेई लू पिनपिन द्वारा दी गई वित्तीय रिपोर्ट से बहुत खुश थे। अगर वे खुद ड्रीम टेक्नोलॉजी के प्रभारी होते तो वे दुनिया भर में उत्पाद बेच सकते थे, लेकिन उन्हें शायद केवल 200 अरब युआन का राजस्व ही मिल पाता। प्रतिस्पर्धियों की ओर से पलटवार भी हो सकता था, जिससे संभावित विफलता भी हो सकती थी। इससे ये भी पता चलता है कि लू पिनपिन के प्रबंधन कौशल कितने जबरदस्त थे। हालांकि ड्रीम टेक्नोलॉजी ने पिछले साल शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मिस्टी आइलैंड के व्यापक विकास के कारण लाभ का अधिकांश हिस्सा इसके निर्माण में ही निवेश कर दिया गया, यानी ड्रीम टेक्नोलॉजी ने अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं किया। इसके अलावा यानफी द्वारा ड्रोन के ऊर्जा बिंदुओं के निरंतर उपयोग के कारण सहायक मस्तिष्क की प्रौद्योगिकी विश्लेषण प्रणाली के पास प्रौद्योगिकी विश्लेषण करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा बिंदु नहीं थे। इसलिए ड्रोन ने ऐसा कोई उत्पाद नहीं निकाला जो पूरे वर्ष युग का नेतृत्व कर सके। पिछले 3 महीनों में ड्रीम टेक्नोलॉजी कुछ हद तक शांत दिखी। कोई नया उत्पाद लॉन्च नहीं किया, जबकि पहले हर महीने एक नया उत्पाद लॉन्च करने की उसकी धूम थी। हालांकि ड्रीम टेक्नोलॉजी द्वारा साल भर हर महीने एक सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद लॉन्च करने की परंपरा को देखते हुए बाजार के विशेषज्ञों ने इसे हल्के में नहीं लिया।
बल्कि उन्होंने सोचा कि ड्रीम टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर रही है और जल्द ही अपार ऊर्जा के साथ उभरेगी। इसलिए वे सतर्क रहे और ड्रीम टेक्नोलॉजी के हाथों अचानक पकड़े जाने से बचना चाहते थे। इस साल ड्रीम टेक्नोलॉजी ने त्वचा सौंदर्य प्रसाधन और देखभाल उत्पादों की एक श्रृंखला पेश की, जो अब बाजार में जोरदार बिक्री कर रही है। इन उत्पादों की लोकप्रियता के कारण पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन दिग्गजों की बिक्री में भारी गिरावट आई। वे कुछ वफादार ग्राहकों के भरोसे ही अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि अगर स्थिति नहीं बदली तो उनके दिवालिया होने और किसी भी समय बंद होने का खतरा था। लू पिनपिन के नेतृत्व में ड्रीम टेक्नोलॉजी ने राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन दिग्गजों के अंतिम जवाबी हमलों को झेलते हुए विजयी रूप से आगे बढ़ना जारी रखा। इसके अलावा ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों ने उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के बाद आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ। जिन उपभोक्ताओं ने इन आश्चर्यों का अनुभव किया, उन्होंने इंटरनेट पर ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों का स्वतःस्फूर्त प्रचार करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस बढ़ी हुई पहचान ने बदले में बिक्री को और बढ़ावा दिया। ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों के अग्रणी होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन दिग्गजों के उत्पाद तुलनात्मक रूप से फीके पड़ गए, यहाँ तक कि उन्हें नकारात्मक तुलना के रूप में भी इस्तेमाल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके उपभोक्ता ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों द्वारा बड़े पैमाने पर छीन लिए गए। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन दिग्गज हार मानने को तैयार नहीं थे और बाजार में उलटफेर की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इसके बिना उनका पतन निश्चित था। एक निर्णायक मोड़ की तलाश में इन दिग्गजों ने यानफेई और ड्रीम टेक्नोलॉजी के नवीनतम विकास की पड़ताल करने के लिए चीन में अपने व्यापारिक जासूस भेजने शुरू कर दिए, ताकि ड्रीम टेक्नोलॉजी को गिराने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सके। इस बीच ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों की जबरदस्त बिक्री के चलते यानफेई की कुल संपत्ति में भारी उछाल आया। वित्तीय विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार यानफेई आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। इस तरह यानफेई एक उच्च समाचार मूल्य वाले व्यक्ति बन गए और दुनिया भर के पत्रकार उनसे कुछ विशेष समाचार जानने की उम्मीद में उनका साक्षात्कार लेने के लिए उत्सुक थे। दुर्भाग्य से लू पिनपिन ने उनके सभी साक्षात्कार अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया, और चूंकि लू पिनपिन स्वयं कोई साक्षात्कार लेने को तैयार नहीं थी, इसलिए किसी भी पत्रकार को कोई विस्फोटक एक्सक्लूसिव खबर नहीं मिल पाए। अस्वीकार किए जाने के बाद अधिकांश पत्रकारों ने वहां से चले जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ नहीं गए, वे ड्रीम टॉवर के पास किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में पहरा देते रहे। इन पत्रकारों में अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन कंपनियों के व्यावसायिक जासूस भी शामिल थे। ये पत्रकार बेहद धैर्यवान थे, पूरा दिन ड्रीम टावर के बेस पर निगरानी में बिताते हुए इमारत में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखते रहे। चूंकि उन्होंने न तो ड्रीम टावर में प्रवेश किया और न ही ड्रीम टेक्नोलॉजी के कर्मचारियों को परेशान किया, इसलिए कंपनी के पास उनके खिलाफ कोई सहारा नहीं था और वे उन्हें यूं ही छोड़ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इनमें से ज्यादातर पत्रकार पश्चिमी देशों से थे और अपने साथ ढेर सारा अनुभव लेकर आए थे। हालांकि वे ड्रीम टेक्नोलॉजी के दो प्रमुख लोगों का साक्षात्कार नहीं ले पाए थे, फिर भी वे कंपनी से जुड़ी विभिन्न खबरों का विश्लेषण करते रहे ताकि कुछ खास जानकारी मिल सके। समाचारों पर शोध करते समय उन्होंने जो सुराग प्राप्त किए थे उन्हें एक दूसरे के साथ साझा किया, और इन प्रतीत होने वाली महत्वहीन कहानियों में उन्हें कुछ परेशान करने वाली विसंगतियां पता चलीं। पहली असंगति ये थी कि यानफेई काफी समय से ड्रीम टॉवर में नहीं आया था। हालांकि सभी जानते थे कि यानफेई ड्रीम टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, फिर भी उसका इतने लंबे समय तक अंदर रहना समझ से परे था। तो सवाल उठता है कि क्या यानफेई इस पूरे साल ड्रीम टॉवर में एक ओटाकू बनकर छिपा रहा था, या वह बहुत पहले ही इमारत छोड़ चुका था? अगर यानफेई वहां से चला गया था तो अब वह कहां होगा? दूसरी विसंगति ड्रीम टेक्नोलॉजी के पूंजी प्रवाह की असामान्य दिशा से जुड़ी थी। कई बैंकों से मिली अंदरूनी जानकारी से पता चला कि ड्रीम टेक्नोलॉजी का पैसा कई छोटी कंपनियों में जा रहा था। जब इन छोटी कंपनियों की जांच की गई तो पता चला कि ये सभी पिछले साल ही स्थापित हुई थीं। इन कंपनियों तक पहुंचने पर पता चला कि ये केवल एक कार्यालय और 2 कर्मचारियों वाली फर्जी कंपनियां थीं, जिन्हें अपनी कंपनी के उद्योग और उसकी वित्तीय स्थिति का कोई अंदाजा नहीं था। तीसरी विसंगति ये थी कि ड्रीम टेक्नोलॉजी ने चुपके से ड्रीम कंस्ट्रक्शन नाम से एक विशाल निर्माण कंपनी स्थापित कर ली थी, जिसने बड़ी संख्या में निर्माण मजदूरों की घरेलू स्तर पर भर्ती की, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि इन मजदूरों को काम पर कहां भेजा गया। बिना किसी अपवाद के उनके सभी परिवारों को उदार स्थानांतरण शुल्क प्राप्त हुआ।
चौथी विसंगति ड्रीम टेक्नोलॉजी के तहत ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन नामक एक समुद्री शिपिंग कंपनी के अचानक उभरने से जुड़ी थी, जिसकी स्थापना को 1 साल से भी कम समय हुआ था। कई अधिग्रहणों के बाद, जिन्हें सांप द्वारा हाथी को निगलने जैसा माना जाता है, उनके पास 40 से ज्यादा समुद्री मालवाहक जहाज और 10 यात्री क्रूज लाइनर थे, जिनका बेड़ा वैश्विक स्तर पर भी सम्मानजनक था। हालांकि ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन ने कोई शिपिंग अनुबंध नहीं लिया था, फिर भी उनके जहाज और लाइनर अक्सर बंदरगाह से बाहर और वापस आते जाते देखे जाते थे, जाहिर तौर पर कुछ न कुछ परिवहन करते हुए, पर किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि क्या। इन स्पष्ट विसंगतियों के अलावा कई और चिंताजनक मुद्दे भी थे। इतनी सारी अनियमितताओं की पहचान करने के बाद पत्रकारों ने ये पता लगाने के लिए विश्लेषण करना शुरू किया कि उनमें कौन से सुराग छिपे हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने सुरागों का चाहे जितना भी विश्लेषण किया हो, जो निष्कर्ष निकाले गए वे दूसरों को संतुष्ट करने में विफल रहे। अंत में जापान के एक पत्रकार ने मजाक में कहा, क्या यानफेई ने पहले अपने द्वीप के विकास के बारे में नहीं बताया था? मुझे लगता है कि वह सचमुच मिस्टी द्वीप का विकास कर रहे होंगे। उनकी अनुपस्थिति शायद इसलिए है क्योंकि वह वहां मौजूद है, और ड्रीम टेक्नोलॉजी द्वारा उन शेल कंपनियों को दिए जाने वाले धन का बड़ा हिस्सा शायद मिस्टी द्वीप के विकास के लिए सामग्री खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक ड्रीम कंस्ट्रक्शन और ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन की स्थापना की बात है, तो वह मिस्टी द्वीप तक कर्मचारियों और सामग्री पहुंचाने के लिए थी। freewebnovel.com। जापानी पत्रकार की बातें सुनकर सभी सहज ही उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। हालांकि पिछली विसंगतियों को याद करने पर उन्हें लगा कि यही सबसे विश्वसनीय सिद्धांत है। लेकिन मिस्टी द्वीप, जो एक दूरस्थ और लगातार धंसाव से गुजर रहा है, ऐसे वीरान इलाके को विकसित करने का काम यानफेई ने क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें अमीरों की दुनिया की समझ ही नहीं थी? एक संदिग्ध का पता चलने के बाद इन पत्रकारों ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके मिस्टी द्वीप के समुद्री क्षेत्र की उपग्रह तस्वीरें हासिल करना शुरू कर दिया और वहां की स्थिति का विस्तृत सर्वेक्षण किया। उपग्रह तस्वीरों से पता चला कि हालांकि मिस्टी द्वीप ऊपर से अभी भी सफेद कोहरे में डूबा हुआ था, फिर भी बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज द्वीप के पश्चिमी हिस्से के पास के समुद्री क्षेत्र में घुस आए थे। तस्वीरों को बड़ा करने पर उन्हें पता चला कि वे जहाज ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन के थे। इन तस्वीरों को देखकर उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यानफेई वाकई मिस्टी द्वीप के विकास के बेतुके काम में लगा हुआ है। चूंकि इस बंजर द्वीप पर कोई संसाधन मौजूद नहीं थे और यह मुख्य भूमि से बहुत दूर था, इसलिए विकास की कोई संभावना नहीं थी, तो फिर यानफेई मिस्टी द्वीप के विकास पर क्यों अड़ा हुआ था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास सचमुच इतना पैसा था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका क्या करे? यानफेई की रहस्यमयी गतिविधियों का खुलासा करने के बाद उत्साहित होकर पत्रकार जापान के लिए रवाना हुए। वहां से नावें किराए पर ली और मिस्टी द्वीप का सर्वेक्षण करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उनकी किराए की नावें मिस्टी द्वीप से 1000 समुद्री मील के दायरे में पहुंची, उन्हें कई तरह की खराबी का सामना करना पड़ा। सबसे पहली घटना ये हुई कि उनके जहाज़ों के प्रोपेलर समुद्र में छोड़े गए मछली पकड़ने के जालों में उलझ गए, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाए। काफी आर्थिक नुकसान उठाने के बाद चालक दल ने जोखिम उठाकर प्रोपेलर जालों से निकाले और जहाज मिस्टी द्वीप की ओर फिर से चल पड़ा। लेकिन सिर्फ 10 किलोमीटर आगे इंजन में खराबी आ गई, उसकी शक्ति अचानक कम हो गई और वह जहाज को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सका। पत्रकार आसानी से हतोत्साहित नहीं हुए और एक बार फिर भारी कीमत चुकाने के बाद उन्होंने कप्तान को आगे बढ़ने के लिए मना लिया, ये सोचकर कि जरूरत पड़ने पर वे हमेशा बचाव के लिए बुला सकते हैं। जहाज आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक चट्टान से टकरा गया, जिससे पतवार में एक छेद हो गया और तेजी से पानी भरने लगा। कप्तान को यह अजीब लगा क्योंकि वह पहले भी यहां से गुजर चुका था और उसे यहां कोई चट्टानें नहीं मिली थीं। उसका जहाज यहां क्यों फंस गया? अपनी शंकाओं के बावजूद कप्तान ने पत्रकारों की बात अनसुनी कर दी और तुरंत बचाव के लिए पुकारा और घर की ओर रवाना हो गया। आखिरकार एक बचाव जहाज की मदद से वे जापान के एक बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गए।